नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन भोला और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल भोला मैकेनिक। इस चैनल में आपको गाड़ियों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर अपनी नई वीडियो में। अभी एक ही वीडियो निकाली थी, इससे पहले इसमें मैंने ओवरव्यू बताया था और कुछ डिपार्टमेंट्स बताए थे अपनी एक ऑटोमोबाइल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। और आज मैं उसका सबसे पहले डिपार्टमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है चेसी। चेसी जो चेसी एक टर्म है जो डिनोट करता है फ्रेम और मेन स्ट्रक्चर व्हीकल का। जैसे इसमें कई सारे चीज़ें आती हैं, फ्रेम, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, इंजन, ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल, ये सब चीज़ें चेसी के अंदर आती हैं। तो ये जो डायग्राम है, चेसी का डायग्राम है, इसमें व्हील, फ्रेम और इंजन, गियरबॉक्स, स्टीयरिंग, ये सब चीज़ें चेसी के अंदर आती हैं। चेसी चार तरह से क्लासीफाई करी जाती है कि इंजन और पावर, कौन से पावर में व्हील जा रही है, कौन सी व्हील में पावर जा रही है, उस हिसाब से चेसी क्लासीफाई करी गई है। सबसे पहले है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। तो मतलब इंजन आगे है और पावर पीछे वाले टायरों में जा रही है, और आगे इंजन आगे वाले टायरों में पावर, पीछे इंजन पीछे वाले टायरों में पावर, और बीच में इंजन पीछे वाले टायरों में पावर। ये कुछ तरह से चेसी को वो क्लासीफाई किया गया है। फ्रेम जो है वो चेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें सब सारे अदर पार्ट्स जो इस चेसी के हैं वो सारे आके जुड़ते हैं। ये सारा वेट कैरी करता है और इसको कई सारे फोर्सेस बियर करने पड़ते हैं। कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा किस किस तरह के फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले आता है इंजन का वेट, और फिर सबसे पहले वेट ऑफ बॉडी, पैसेंजर का वेट, बॉडी का वेट, फोर्स, ऑब्स्टेकल की वजह से कुछ फोर्सेस होते हैं, बम्प की वजह से कुछ फोर्सेस होते हैं, रिएक्शन तो होता ही है, जो भी बॉडी का वेट है, ग्राउंड जो रिएक्शन देता है वो। इससे मैं एक्सप्लेन करूँगा एक चेसी को लेकर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक चेसी मैंने बनाने की कोशिश करी है। इसके अंदर क्या दिखाना चाहता हूँ मैं कि इसके यहाँ पे कहीं अगर पैसेंजर बैठता है उसका वेट, इंजन यहाँ कहीं लगता है उसका वेट, ये सारे चेसी को बेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस तरह की फोर्सेस आती है, यहाँ से फोर्स लगती है। तो ये मेंबर इसका सपोर्ट करता है। अगर ऑब्स्टेकल सामने से आता है तो उसकी वजह से इसको कुछ ऐसे फोर्सेस बियर करने पड़ते हैं। अब आगे देखा जाए तो फिर इसमें कुछ फोर्सेस बम्प की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से इसको कुछ ऐसे ट्विस्टिंग फोर्स लगता है इसमें कुछ। तो आगे चलते हैं। कुछ कार्स के फ्रेम के बारे में बताया है इसमें कि कार के फ्रेम किस किस तरह के होते हैं। कार का फ्रेम जो सबसे पहले बॉक्स सेक्शन फ्रेम, जो अभी मैंने आपको चेसी दिखाई थी, एक बॉक्स सेक्शन चेसी है। इसके अंदर बॉक्स सेक्शन फ्रेम है। इसके अंदर फ्रंट क्रॉस मेंबर है, और ये सब फ्रेम जो होता है वो इंजन वगैरह को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब इस वाले फ्रेम के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हैं इसमें अच्छी बीम स्ट्रेंथ मिलती है हमें, और इसमें हमें डीप चैनल नहीं देने पड़ते। जैसे इसमें आपको कुछ फॉर्म देनी पड़ी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता। इसमें लोअर फ्लोर लेवल काफ़ी नीचे होता है, फ्लोर लेवल, और जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे हो जाती है। और इसमें अंडर बॉडी, यहाँ पे कुछ बॉडी का कुछ पार्ट लगाना है, सीट्स वगैरह रखने के लिए, माउंटिंग के लिए, हमें अंडर बॉडी असेंबलीज काफ़ी आसान हो जाती हैं, स्पेस पूरा मिलता है। डिसएडवांटेज इसका है कि टॉर्जनल रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है इसमें, जिसकी वजह से इसमें असेंबली में इस तरह के फोर्सेस और इस तरह के फोर्सेस आते रहते हैं, और जिसकी वजह से टॉर्जन मतलब फोर्सेस असर करते हैं। अब अगले तरह का वो है फ्रेम है, वो है एक्स मेंबर टाइप कार फ्रेम। इसमें क्या होता है, इसमें हमने कुछ नहीं, बीच में क्रॉस मेंबर्स और दे दिए हैं, जिसकी वजह से जो भी फोर्सेस हैं वो अच्छे से ट्रैवल कर पा रहे हैं और इसको मजबूती दे रहे हैं। इसमें कुछ फोर्स और ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट भी लगाया जाता है, और इसका मैंने एग्जांपल एक देने की कोशिश करी है अपने इस वाले प्रोटोटाइप से, बनाने की कोशिश करी है मैंने ये प्रोटोटाइप। इसके अंदर क्या किया है मैंने कि यहाँ पे सिंपल वैसी ही चेसी है, और उसके बीच में मैंने बस एक क्रॉस मेंबर और लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा स्टडीनेस मिल गई है। ट्विस्टिंग फोर्स तो लगभग ज़ीरो ही हो गई है। ऐसे कुछ फोर्सेस रह जाते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कंपनसेट हो गई हैं। और इसका यही फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा टॉर्जनल रिजिडिटी मिलती है इस वाले फ्रेम में। और इसके जो मेंबर्स बनाए जाते हैं, किसी भी चेसी के मेंबर, वो मैक्सिमम टाइम कोल्ड रोल्ड ओपन अर्थ स्टील से बनाए जाते हैं और हीटेड अलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। साइड मेंबर्स जो होते हैं वो चैनल और बॉक्स शेप्ड होते हैं। चैनल शेप कुछ इस तरह के होते हैं, और बॉक्स तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है।
क्रॉस मेंबर्स जो होते हैं वो आई और ट्यूबुलर क्रॉस सेक्शन के बनाए जाते हैं। फ्रेम जो है वो आगे से नैरो होता है और पीछे से ब्रॉडन होता है। पीछे से ब्रॉडन इसलिए होता है ताकि वो गाड़ी को पूरा स्पेस दे पाए और पैसेंजर्स को काफ़ी अच्छे मतलब गाड़ी में स्पेस बने। और आगे का जो नैरो होता है वो इसलिए होता है ताकि आगे का ट्रैक विड्थ थोड़ी कम रहे, जिससे क्या होगा कि हमारा टर्निंग रेडियस थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब आगे चलते हैं, हमारा आता है ट्रक के फ्रेम्स। ट्रक का फ्रेम्स मैं आपको एक टॉय ट्रक से दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा एग्जांपल देकर। इसके अंदर ये जो फ्रेम है ये एक ऐसा ही असल ट्रक में भी थोड़ा इस तरह का ही होता है। उसमें ऐसे दो साइड में मेंबर्स लगे होते हैं, उसके बीच में क्रॉस मेंबर्स लगे होते हैं। तो बाकी इससे देखते हैं इसमें क्या है कि ये लॉन्गिट्यूड मेंबर्स हैं, क्रॉस मेंबर्स हैं। और ये क्रॉस मेंबर्स जो है अक्सर कर इंजन के नीचे तो लगाने ही पड़ेंगे सपोर्ट देने के लिए, और बाकी मिडल में लगाए जाते हैं ताकि पीछे लोड को सपोर्ट दिया जा सके। और साइड वाले मेंबर्स में ब्रैकेट्स लगे रहते हैं बॉडी के लिए। और इसका जो फ्रेम है वो मैक्सिमम टाइम प्रेस्ड स्टील साइड मेंबर्स का बना रहता है। और क्रॉस मेंबर्स आर सिक्योर टुगेदर बाय कोल्ड स्क्वीज रिविट्स। कोल्ड स्क्वीज रिविट्स होती हैं। रिविट्स कुछ इस तरह की पिन टाइप्स होती हैं और इसके पीछे एक ऐसे अटैचमेंट लगी रहती है। अब अगर किसी दो शीट्स को रिवेटेड करना है तो इन दोनों में यहाँ पे सबसे पहले एक ड्रिल किया जाता है, जिसकी वजह से और इस ड्रिल के अंदर इसका ये वाला पोर्शन इसके अंदर घुसा के इसको इस तरह से कुछ फिट कर दिया जाता है पहले। और दूसरी तरफ से एक मशीन आती है इसकी, उसके थ्रू इस वाले पोर्शन को बाहर की तरफ खींचा जाता है। फोर्स इस तरफ से लगाते हैं, जिससे क्या होता है ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है। इस पोर्शन के ब्रॉडन होने से और ये दोनों शीट्स जो हैं काफ़ी पास आ जाती हैं, जिसकी वजह से और जब ये वाला नीडल ये टूट के बाहर आ जाती है, उससे क्या होता है इन दोनों के बीच में अच्छा खासा मजबूत जॉइंट बन जाता है और काफ़ी मजबूती दे सकता है ये। इसको बोलते हैं रिवेट। और क्रॉस मेंबर्स जो होते हैं इसके वो फ्लैंज यू शेप के होते हैं। बॉक्स क्रॉस सेक्शन भी लगा सकते हैं हम इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम। कन्वेंशनल फ्रेम होता है। कन्वेंशनल फ्रेम कुछ इस तरह से बनाया जाता है ताकि इसकी जो फोर्सेज हैं वो फ्रेम से हटकर थोड़ा व्हील बेस और सस्पेंशन पर जा सके। और फ्रेम जो है इंजन को सपोर्ट करता है, कार बॉडी को सपोर्ट करता है। और व्हील और मैक्सिमम वेट सारा जो है व्हील एक्सेस पे सस्पेंशन पर चला जाता है। और बॉडी जो बनाई जाती है फ्लेक्सिबल मटेरियल वुड जैसे कुछ मटेरियल से बनाई जाती है। जैसे कि आपने मैक्सिमम टाइम देखा हुआ ट्रक्स और बसेस पहले लकड़ी की बनाई जाती थी, आजकल उससे भी हल्का फाइबर आ गया है और फ्लेक्सिबल भी है वो, इसलिए आजकल उनसे बनाई जाती है। पहले वो लकड़ी से ही बनाई जाती थी क्योंकि लकड़ी फ्लेक्सिबल और हल्की होती है। और इसके बीच में हम रबर माउंटिंग दे देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का जो बॉडी का वेट है वो फ्रेम पर ना होकर सीधा सस्पेंशन तक पहुंच जाए और मतलब फ्रेम पर मिनिमम वेट रह सके ताकि फ्रेम हम थोड़ा हल्का बना सके। सेमी इंटीग्रल फ्रेम होता है जिसमें रबर की जगह हम स्टिफर माउंट्स यूज़ कर देते हैं। और ऐसे माउंट्स यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि जो फोर्स हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूं तो अगर ये दोनों एक दूसरे जॉइंट है तो फोर्स जो यहाँ से जनरेट होगी पूरी बॉडी में ट्रैवल करेंगी, ना कि सिर्फ फ्रेम पे लगेंगी। जिससे क्या फ़ायदा है कि सारी फोर्सेस एक कंसंट्रेशन की जगह चारों दिशाओं में लगेंगी, जैसे कि हमें थोड़े कम मजबूती देकर भी हम उतनी फोर्सेस को बियर कर सकते हैं। इंटीग्रल फ्रेम होता है जिसमें कोई फ्रेम ना होकर के एक बॉडी के ही बेस को हम एक चेसी की तरह लेकर, एक फ्रेम की तरह लेकर उसके अंदर उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करके हम उसी में सारे पार्ट्स को अटैच कर सकते हैं। बाकी अब आगे चलते हैं। इसके फ्रेम के जो भी मेंबर्स हम यूज़ करते हैं वो कितने तरह के होते हैं। और एक होता है चैनल सेक्शन जिसमें इस तरह की शेप होती है क्रॉस सेक्शन में, और दूसरा होता है बॉक्स सेक्शन जिसमें रेक्टेंगुलर शेप होती है एक तरफ से देखा जाए तो, और इसमें ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ट्यूबुलर सेक्शन होता है जो कि एक नॉर्मल पाइप होती है जिसका क्रॉस सेक्शन ट्यूब की तरह है, और ये 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स में आजकल देखने को मिलती है। मटेरियल ऑफ फ्रेम डिसाइड किया जाता है आपको किस तरह के फोर्सेस आ रहे हैं। मतलब अगर कुछ ज़्यादा ही फोर्सेस आ रही हैं उस हिसाब से आपको उसके अंदर कार्बन कंटेंट और जो भी उसके अंदर सिलिकॉन मैग्नीशियम ये सब जो भी कंटेंट्स हैं इन सबको देखकर मटेरियल लगाया जाता है। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो हैं स्टील,
प्रेस्ड स्टील जो होती हैं वो 3 तरह की है, माइल्ड शीट स्टील, कार्बन शीट स्टील और शीट निकल अलॉय स्टील। और जो आजकल एक और नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जो एल्यूमिनियम अलॉय की स्टील, एल्यूमिनियम अलॉय यूज़ करने लगे हैं, एल्पेक्स, जो कि जैसे कि एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है और अगर इसका एल्यूमिनियम का कोई अलॉय जो इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सके तो वो दी बेस्ट ऑप्शन है हम लोगों के लिए। तो हल्के में ज़्यादा मजबूती मिला, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब साइड मेंबर की जो स्पेसिफिकेशन वो मैंने देने की इसमें कोशिश करी है, मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन मिल गई तो मैंने इसमें डाली है। इसमें साइड मेंबर अगर हम माइल्ड स्टील प्लेट का यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन कंटेंट इतना, मैग्नीशियम इतना, सिलिकॉन इतना, इस हिसाब से इसका सिलेक्ट किए जाते हैं कि कार्बन कंटेंट इस हिसाब से अगर माइल्ड स्टील अगर आप प्लेट लेते हैं तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट इतना होना चाहिए और बाकी सारे इन सारे उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, इलोंगेशन इतनी होनी चाहिए। अगर कार्बन स्टील प्लेट यूज़ करते हैं तो कार्बन कंटेंट इतना, मैग्नीज इतना, सिलिकॉन इतना, इस हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करी जाती हैं। अब मटेरियल कौन सा ले रहे हैं और कितनी फोर्सेस आ रही हैं उस हिसाब से आपको स्ट्रेंथ वगैरह लेनी होती है उन सबकी। बाकी अब आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा डिफेक्ट्स किस तरह के आते हैं। फ्रेम के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं अगर आपकी गाड़ी सीवियर कॉलिजन के अंडर आती है जिसकी वजह से जैसे फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर आपकी 2 चेसिस को मैं दिखाना चाहूँ तो अगर ये गाड़ी अगर ऐसे आती है तो इसकी वजह से जो फोर्सेस लग रही हैं जिसकी वजह से देखिए इसके अंदर डिस्टॉर्शन हो गई है, इस चेसी के अंदर डिस्टॉर्शन हो गई है। अगर यही डिस्टॉर्शन होती है जो अलाइनमेंट फॉल्ट होता है एक फ्रेम के अंदर, तो इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लम लाइन। जैसे कि अगर आपका अलाइनमेंट फॉल्ट आया है तो अगर आप उधर जाते हैं तो प्लम लाइन में क्या होता है, अलग अलग तरफ से प्लम लाइन आती है जो कि पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स और पोजीशन देखती है कि मेंबर पोजीशन पे है कि नहीं है, जिससे अगर प्लम लाइन अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है वो डिटेक्ट कर लेती है। और उसके बाद इनको हाइड्रोलिक प्रेसेस वगैरह से खींच कर और मतलब रिवेट्स दोबारा से लगा के वेल्ड दोबारा से करके उस हिसाब से ज्वाइन कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं इसके इन डिफेक्ट के वो होते हैं साइड मेंबर बेंड हो सकता है, क्रॉस मेंबर बक्कल हो सकता है। बक्कल मतलब सारा वेट अगर ज़्यादा वेट अगर डाल देंगे उसके स्ट्रेंथ से ज़्यादा तो वो बीच में से मुड़ सकता है। और कुछ रिविट्स जो हैं जैसे मैंने समझाया था वो कुछ लूज़ भी हो सकते हैं, टूट भी सकती हैं, तो इस वजह से ये सब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सब फ्रेम मेंबर्स मैंने शायद आपको बताया था, सब फ्रेम मेंबर्स होते हैं वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वाइब्रेशन रिड्यूस कर देते हैं और इसी पे सारा इंजन और ट्रांसमिशन टिका देते हैं, जिससे कि इसकी वाइब्रेशन के इंजन सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए और फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए तो हिसाब से ये सब फ्रेम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। और इसमें ट्विस्टिंग और फ्लेक्सिंग का फोर्सेस को रिड्यूस कर देता है। इसके अंदर एक रबर टाइप की बुशिंग लगी रहती है जिसकी वजह से हम वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फ्रेमलेस और इंटीग्रल फ्रेम जैसी होती है, वो इस तरह की होती है। पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको उसका डायग्राम नहीं दिखाया था, वो इसका डायग्राम ये रहा। और इसमें कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो पार्ट है जो मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये फ्रेम का काम कर जाए और एक फ्लोर का भी काम कर जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि कॉस्ट कम हो जाएगी और जो बॉडी का फ्लोर वर्क है वो उसी के अंदर चेसी के साथ ही हो जाएगा। डेड वेट जो व्हीकल का वो कम होने वाला है और सीजी जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। अब आगे चले तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक्सीडेंट के केस में अगर बॉडी डिस्टॉर्ट हो जाती है और इसकी फ्रेम मतलब मुड़ तुड़ जाता है तो उसके लिए उसको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। चेसी के बारे में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करना और फॉलो करिए मेरे सब्सक्रिप्शन मतलब मेरे चैनल को। इसके आगे मैं और भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ और ऐसी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।